अभी देखते हैं कुछ कंसेप्ट जो हमने डिफरेंस में पढ़े थे अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मींस वन मार्केट, जनरल मींस ऑल द मार्केट्स। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, लेट अस सी। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट जब आपकी पूरी की पूरी सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, मतलब जितना आप आउटपुट बनाना चाहते थे वो आप बना पा रहे हैं और इजीली उतना सामान आप बेच पा रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन पूरी मार्केट के लिए बहुत अच्छी है। हर लोग चाहते हैं कि जितना डिमांड है हम उतना सप्लाई पूरा कर पाए। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को अगर हम समझें, यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम इन ओनली वन मार्केट। सिर्फ एक मार्केट के अंदर अगर डिमांड सप्लाई बराबर है, दैट इज द पार्शियल इक्विलिब्रियम। और इट इज द मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज मैक्रो में ही तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की। तो अगर एक ही मार्केट है तो पार्शियल है। बेटा सीधे जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, refers to the equilibrium in all the markets. It is the method of studying macroeconomics, because सब all the markets की बात आ गई है तो macroeconomics की बात आ गई है बेटा। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, 1 मार्क में आपको क्वेश्चन ये आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगेन द सेम, वही जो पैराडॉक्स वाला टॉपिक था ना, सेम अब घूमेगा। इज सेविंग अ वर्च्यू, वर्च्यू मींस होता है बेटा ब्लेसिंग, और वाइस, वाइस मतलब बेटा पाप या सिन। ठीक है, तो सेविंग क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी सेम अगर थोड़ा सोचो आप, मैक्रो मैक्रो पैराडॉक्स वाला क्वेश्चन, कि अगर मैक्रो लेवल पे इंडिविजुअल पर्सन सेव कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छी है, अगर सारे लोग सेव कर रहे हैं तो कंट्री के लिए जीडीपी फॉल करेगी। सेम चीज यहाँ पे आएगी। देखो, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल सेविंग इज अ वर्च्यू, वर्च्यू इज वरदान, ब्लेसिंग्स। बट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, सेविंग मे प्रूव टू बी अ वाइस। कैसे देखते हैं, when everybody saves expenditure declines and demand falls। जब सब लोग सेव करते हैं बेटा तो क्या होता है, खर्चे कम होते हैं। किस पे खर्चे होंगे, सामान को खरीदने में, मतलब डिमांड विल फॉल। तो डिमांड फॉल करेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम तो प्रोडक्शन कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, ऑटोमेटिकली एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन में आपकी इकोनॉमी आ जाएगी। तो सेम जो साइकिल है चलती रहेगी बेटा। तो अगर एक आदमी सेविंग कर रहा है उसके ब्लेसिंग्स है और सारे के सारे करेंगे तो हमारे लिए क्या एक वाइस है, दैट इज द सिन, दैट इज योर मतलब गलत बात है। ठीक है, तो दिस फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन आल्सो रेफर मैक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अभी नाउ चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश, लास्ट 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट and that are the scope of macroeconomics and importance of macroeconomics। जब भी हम स्कोप की बात करते हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, स्कोप का मतलब होता है कौन से एरियाज हैं हम मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे। तो एरियाज मतलब द चैप्टर्स, which chapters we are going to study in the macroeconomics, वही आपकी स्कोप है बेटा। तो चैप्टर्स के नेम और उनका अगर आपको मतलब पता है तो यू कैन राइट द स्कोप वेरी इजीली। पहले स्कोप देखते हैं क्या लिखी हुई है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आपका पूरा चैप्टर नंबर 4 ये कवर करता है कि नेशनल इनकम को कवर कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं, कितने मेथड्स हैं, कितने एग्रीगेट्स हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे ये निकाला जाएगा। तो ये आपका पहला स्कोप है बेटा। सेकंड है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसने ये थ्योरी निकाली थी, कैसे इसको निकालते हैं, क्या आपका चैप्टर नंबर एडीएस क्या है, ऑल दिस थिंग्स विल कवर इन दिस टॉपिक। आपका क्या रेमेडीज है अनएम्प्लॉयमेंट की, सब कुछ इसके अंदर आप कवर करोगे। देन थ्योरी ऑफ मनी, कैसे कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करेंगे, कैसे आरबीआई आपका जो है वो कैसे कंट्रोल करेगा मनी को, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। बेटा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद स्टडीज अबाउट द गवर्नमेंट बजट भी आप पढ़ोगे कि बजट क्या होता है, कैसे आप बजट के बारे में पढ़ते हो। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज एक्चुअली एक ऐसा है कि हम पूरे कंट्री की फॉरेन कंट्रीज के साथ में हम लोग का वैल्यूएशन करते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर कितना फॉरेन का पैसा है, उनके पास कितना पैसा है, एक अकाउंट बनता है। दिस आल्सो वी विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। इन द लास्ट इज इट स्टडीज अबाउट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये क्या होता है बेटा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अगर मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करता हूँ बेटा, इन्फ्लेशन इज योर inflationary gap
ये बोलते हैं इसे, इट इज इन हिंदी महंगाई। जब रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं उसे हम महंगाई बोलते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। एंड डिफ्लेशन इज बेटा जब बहुत रेट्स फॉल करते हैं, और हिंदी में हम बोलते हैं ना रेट सस्ते हैं, भाव सस्ता है बेटा। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में भी आप पढ़ोगे कि कैसे ये इकोनॉमी के अंदर एक रोल प्ले करती है। इन्फ्लेशन में क्या गवर्नमेंट स्टेप्स कंट्रोल करेंगी, लेने के लिए करेगी, क्या आपका आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो करेगा। तो ये सारे स्कोप है बेटा, फिर से बता रहा हूँ, जस्ट कवर द नेम्स ऑफ द टॉपिक्स। चैप्टर्स जो है आपके बुक के अंदर उनके नेम्स और उनका मतलब आपका अगर आपको पता है तो स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज इजी। ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक। आई थिंक दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। बेटा क्या फायदे हैं इकोनॉमी को पढ़ने के? बेटा बहुत ज्यादा फायदे हैं। कंट्री को अगर ग्रो करना है, डेवलपिंग से डेवलप बनना है बेटा, सो देखते पहला क्या है, इट डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है? जैसे आपका कैसे हम कंट्री की एक इनकम निकाल पाएंगे, पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ और लोगों ने कितना इनकम कमाया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। तो नेशनल इनकम को निकालने का एक फायदा में तरीका बताएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे स्टडी करेंगे, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, प्लस में गवर्नमेंट बजट कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है, कहाँ पे कितना एलोकेट किया है। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं बेटा जो हम मैक्रो के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज गिव्स द रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपकी कंट्री को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो जो पॉलिसीज है तो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, कुछ पॉलिसीज बैंक्स अडॉप्ट करते हैं। तो ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। प्रोग्राम्स का अगर एग्जांपल में बेटा मनरेगा है, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, 100 डेज की गवर्नमेंट देती है। तो लॉट मोर प्रोग्राम्स आर देयर जो फॉर द पीपल हु लाइक that is for the growth and development of the people। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आती है? सेम बेटा अभी हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में। जब आपकी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है कुछ पॉलिसीज बनाती है, जब इन्फ्लेशन चल रही है, जब डिफ्लेशन चल रही है, वो कंट्रोल करने के लिए दैट आर द पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस कैसे रिवील करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या बताता है बेटा? अभी बताया था मैंने आपको पीछे, इट रिवील्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री के अंदर कितना कितना डिफरेंस है, हमारे जो एक्सचेंज रेट का रेट क्या चल रहा है, कि $1 में कितना इंडियन रुपीज आएगा। तो ऑल दिस थिंग्स तो बीओपी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं बेटा, कितना डेफिसिट है, कितना सरप्लस है। नेक्स्ट लास्ट इज बेटा सेकंड लास्ट इज डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। आपकी एक बुक है बेटा आईईडी, वो भी आपको कवर करना है, और इसमें भी आपको बताएंगे कि कैसे पॉवर्टी और पॉल्यूशन जैसे जो आपके सोशल लाइक एवरेज कह सकते हो आप, जो आपके लिए बैड पॉइंट्स है कंट्री के, आप उनको कवर कर सकते हैं। एंड लास्ट इज हेल्प्स इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इस सारी चीजों के बाद आप फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी पॉलिसीज को फॉर्म करोगे जो कंट्री के अंदर महंगाई हो या डिफ्लेशन हो बेटा, आपका कोई भी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एनी इश्यूज ऑफ द कंट्री विल बी कवर्ड इन दीज पॉलिसीज। सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू लर्न बेटा, कोई अलग से आपको याद नहीं करना है इंपॉर्टेंस। आप जस्ट एनालाइज द थिंग्स की कैसे इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स की हो सकती है आपकी कंट्री के ऊपर, इसीलिए हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो पूरी कंट्री को कवर कर रही है, हर एक पार्ट को कवर कर रही है बेटा। आई होप द टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू। दिस इज कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं है बुक के अंदर, तो जस्ट राइट द नोट्स प्रॉपर्ली, read it properly and practice the MCQs from the book. Thank you. Jai Hind.